समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको एक खुला मंच प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप अपनी कृषि से संबंधित समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। हम रोजाना इसमें नए नए विषय लेकर आते हैं ताकि उनके संदर्भ में अगर आप कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप वो बेझिझक हासिल कर सके। जरिया रहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी और सोशल मीडिया माध्यम भी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, किन विषयों पर हम आपको करने वाले हैं जागरूक, आइए आपको बता देते हैं। आज बात होगी मोटे अनाज की खेती पर और इसी के साथ आपको जानकारी दें, बात होगी कपास की बुआई एवं किस्मों के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800-1130-660, 1800-1130-661। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं आप। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो हमने आपको बता दिया है कि क्या माध्यम है आप जिनके जरिए अपनी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी अपने सवाल अभी पोस्ट कीजिए, हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही आपको बता दें, जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। ये प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह। बता दें आपको, ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र अभोर, पंजाब में। डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, जी बिल्कुल, तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर होने वाली है आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा। तो बस अब आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अगर आप फोन कर रहे हैं तो नेटवर्क एरिया में आकर फोन करेंगे और जब भी हमसे बात कर रहे हैं तो टीवी की आवाज कम जरूर कर देंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप फोन उठाइए और कॉल करना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ हम भी यहाँ पर हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मोटे अनाज की खेती विषय है और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है इनके सेवन के लिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर टीकम सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, मोटे अनाज की खेती हमारे किसानों के लिए किस तरह से फायदे का सौदा बन सकती है? बिल्कुल, मोटे अनाज की खेती जिन्हें हम श्री अन्न भी कहते हैं, इसकी खेती हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें 4-5 बातें हैं जिनसे किसान को लाभ होता है। एक तो ये कम समय में और विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति सूखा है या कहीं पानी की बहुत कमी है, कीड़े मकोड़े रिस्क वगैरह, इसकी बहुत समस्या कम रहती है, तो उससे एक होता है। और दूसरा, इनकी लागत कम होती है। इनके अंदर हमें सिंचाई और पोषक तत्व प्रबंधन में बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ता है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इनकी जो खेती है, खेती करने से जो इनका जो मिनिमम समर्थन मूल्य है पिछले कई सालों से बढ़ा है। तो किसान भाई इनको अगर लगाते हैं तो आमदनी तो बढ़ेगी ही, इसके साथ में अगर किसान मोटे अनाजों को उगाएगा तो वो अपने आहार में भी उनको सम्मिलित करेगा, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बिल्कुल, तो फायदे अनेक हैं मोटे अनाज या फिर हम कहें श्री अन्न की खेती करने के। किस तरह से आप कर सकते हैं और अगर आप श्री अन्न की खेती कर रहे हैं तो कौन सी सावधानियां आप बरत सकते हैं, इनके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है हमारी, वो आपको दिखा देते हैं।
श्री अन्न की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार खासा प्रयास कर रही है और इस प्रयास में किसान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे देश में मोटे अनाजों की खेती आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये फसलें सिर्फ पोषक अनाज फसलें ही नहीं है, बल्कि ये पशुओं के लिए चारा फसलें तो कुक्कुट पालन के लिए भी छोटा दाना फसलें भी हैं। इसीलिए इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। आंकड़ों की माने तो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में करीब 7 मिलियन हेक्टेयर में बाजरे की खेती, 10.1 मिलियन टन ज्वार और रागी का 1.8 मिलियन टन उत्पादन लिया जाता है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर बारिश पर निर्भर है और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती करने के लिए एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, जिससे खेत में पानी ना रुक सके। साथ ही खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बेहतर उपज लेने के लिए बुआई के 15 दिन पहले करीब 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जो कि आधारित थी मोटे अनाज की खेती पर, इससे संबंधित और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी का। डॉक्टर मनप्रीत, कपास की बुआई और किस्मों के बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हमारे देश की बात करते हैं तो कपास की खेती किस स्तर पर होती है और कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ किसान इसे अपनाए हुए हैं? कपास की खेती हमारे जो देश के कुछ कुल 10 राज्य हैं जिनमें कपास की खेती जो किसान हैं वो बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ जोन में हमारे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और सेंट्रल जोन में गुजरात और मध्य प्रदेश, और फिर साउदर्न जोन में ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों में ये जो खेती है इसकी कपास की, और किसान बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कपास 2 तरह की है। एक तो देसी कपास है जो हमारे एशिया से ही ओरिजिनेट हुई है, और दूसरी जो अमेरिकन कपास जिसकी बहुत किसान जो है ढंग से खेती करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जी, आप कुछ कहना और जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर डॉक्टर मनप्रीत? जी, कपास की खेती में एक जो मुख्य बुआई के समय का जो किसानों को ध्यान रखने की बात है, क्योंकि कपास की खेती 65% रकबा जो है कपास की खेती का वो रेन फेड वाला है, जहाँ पे सिंचाई के साधनों का कोई उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल, जहां अभाव रहता है सिंचाई के क्षेत्रों का। बिल्कुल, जो सावधानियां बरतनी है हमारे किसानों को, उसके बारे में डॉक्टर मनप्रीत आपसे विस्तार से हम जानेंगे, लेकिन एक हमारी रिपोर्ट है, पहले हमारे दर्शकों को वो दिखा देते हैं। तो कपास की बुआई और किस्मों पर आधारित पेश है हमारी एक विशेष रिपोर्ट। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में रबी फसल की कटाई का काम चल रहा है। फसल कटाई के बाद कुछ इलाकों में कपास की बुआई की जाती है। बेहतर उत्पादन के लिए किसान कपास की बीटी किस्म का चयन कर सकते हैं। बीटी किस्म के पौधों में बेसिलस थुरेंजेसिस नामक जीवाणु का जीन होता है, जो कि एक विषैला प्रोटीन उत्पन्न करता है, और इस कारण इनमें डेंगू छेदक कीटों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। उपज सुनिश्चित करने के लिए किसान हर साल नए बीज की ही बुआई करे। बीज प्रमाणित स्थान से ही ले। बुआई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुआई करे। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए।
उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। तो देखिए अभी एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आइए जान लेते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो 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 नंद स्वरूप जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ती हुई हमारी आबादी, पानी की बर्बादी, ढलता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण के बीच में जो मोटे अनाज के लिए खेती करना है, तो हमें शुरू से कौन सी तैयारी करनी चाहिए, मिट्टी का किस प्रकार से चुनाव करें, किस मिट्टी में किस प्रकार की हम मोटे अनाज की फसल उगाएं। बिल्कुल, तो देखिए मोटे अनाज की खेती के संदर्भ में जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल का चयन कर सकते हैं और साथ ही तैयारियां क्या करनी चाहिए। नंद किशोर जी, नंद स्वरूप मिश्रा है इनका नाम। नंद स्वरूप जी, आपका जो प्रश्न है, आपने पूछा है कि किस प्रकार की ज़मीन में मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। जैसा कि मोटे अनाज की जो अधिकतर खेती है वर्षा आधारित होती है और इसकी बुवाई अगर हम ज़मीन की बात करें तो हल्की जो दोमट मृदा होती है वो सबसे अच्छी होती है। लेकिन अधिकतर किसान भाई इसको जो हमारी जो अनफर्टिलाइज मतलब कम उर्वरक ज़मीन है उनमें भी खेती कर सकते हैं, पर अच्छी पैदावार हमको लेनी है तो इसके लिए हमें जो ज़मीन का चयन करते समय दोमट मृदा को हमें चुनना चाहिए। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो इसकी तैयारी करने के लिए हमें 2-3 क्योंकि अधिकतर वर्षा आधारित होती है तो जैसे ही पहली बारिश होती है उस समय आप खेत की अच्छे से 2-3 जुताई करके और पाटा लगा करके इसकी बुवाई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी अधिकतर जो हमारी जो बाजरा है, ज्वार है, उसमें 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। बाकी जो दूसरी हमारी जो माइनर मिलेट्स हैं जैसे रागी है, कोदो मिलेट्स है, फिंगर मिलेट्स है, फॉक्सटेल मिलेट है, उनकी बुवाई करने के लिए उनकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 22.5 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और एक लगातार पंक्ति में उनको बोते हैं। तो ये अपने ध्यान रखता है। और जहाँ पानी की आप बोल रहे हैं, पानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उस परिस्थिति में आपको जो इनकी बुवाई है, अगर मेड़ों पे बुवाई करेंगे तो जो अधिक पानी बरसेगा या पानी अधिक जमा होगा उसको आप आसानी से खेत से निकाल सकते हैं। तो जो रेज बेड टाइप का जो हमारा जो विधि है उस पर आप श्री अन्न को लगाइए जहाँ अधिक बारिश होती है। बिल्कुल, तो नंद स्वरूप मिश्रा जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मनप्रीत का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मनप्रीत, आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर हमारे किसान कपास की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है, तो वो सावधानियां कौन कौन सी हैं? देखिए, जहाँ पे सिंचाई साधनों की इस्तेमाल करके बिजाई करते हैं वहाँ पे जनरली ये उत्तर पश्चिमी जो राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे जो होती है बुआई वो अप्रैल और मई के महीनों में होती है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, उस वजह से इसकी जो बुआई जो है वो भारी सिंचाई के बाद करनी चाहिए। और भारी सिंचाई करने के लिए किसानों को जो बुआई से पहले खेत की जब कटाई हो जाती है फसलों की, रबी फसलों की, तो उसके बाद गहरी जुताई करके उसकी बुआई करनी, उसको सिंचाई देनी चाहिए, फिर उसके बाद बुआई करनी चाहिए, ताकि उसको एक बार भारी सिंचाई करने के बाद जब बुआई करते हैं तो उसमें जो महंगी किस्में हैं, जो बीटी हाइब्रिड्स हैं, उनका जो बीज होता है वो सही अंकुरित होता है और वहाँ पे उसको वो जलता नहीं है गर्मी के कारण, और वहाँ पे उसको पानी भी देर से लगाना पड़ता है। तो उस तरीके से हम इसकी जो
बुआई के टाइम पे ख्याल करना चाहिए कि भारी जुताई के बाद ही जी। हम गहरी जुताई के बाद इसको बिजाई करें। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप कपास की बुआई करने की सोच रहे हैं तो आपको इस तरह की तैयारियां ज़रूर करनी है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर टीकम सिंह जी आपका रुख करना चाहेंगे। मोटे अनाज की खेती के हम बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें बाजरा आता है, कुटकी आती है, रागी, ज्वार, जौ आदि सभी सम्मिलित होते हैं। हमारे किसान इनकी खेती को अपना भी रहे हैं। अगर हमारे अभी के समय की बात करें तो कौन सी फसलें हमारे किसान लगा सकते हैं? जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी मोटे अनाज की जो किस्में हैं या फसलें हैं वो सभी C4 ग्रुप में आती हैं, C4 प्लांट में आती हैं, और इनकी अधिकतर खेती हमारे जो उत्तरी भारतीय जो उत्तरी मैदान हैं उनके अंदर खरीफ के सीजन में अभी से स्टार्ट करते हैं, और ये खरीफ बरसात के पूरे सीजन में चलता है इनका उत्पादन। बाकी वैसे तो भारत में पूरे साल भर मिलेट्स की और श्री अन्न की खेती की जा सकती है, लेकिन साउथ में जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ खरीफ और रबी दोनों सीजन में इनकी बुवाई और खेती होती है। बिल्कुल, तो अगर आप करना चाहते हैं मोटे अनाज की खेती तो क्या उपयुक्त समय है, आपने जान लिया है। और इसी के साथ बता दें, कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं सिरसा हरियाणा से, प्रदीप जी। उनका सवाल क्या है, आइए जाने। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, ये कपास लगाई है ना जो जल रहा है, कपास हो रही है। कपास आपने लगाई है जो जलने लगी है, जिसकी फसल, कितना समय हो चुका है? ये 15 दिन हो गए कपास को। एक बार दोहरा दीजिए, कितना समय हुआ है? 15 दिन हो गए मैडम। 15 दिन हुए हैं। डॉक्टर मनप्रीत क्या कहना चाहेंगे? कपास इन्होंने लगाया है लेकिन जलने की अवस्था सी हो गई है, क्या कहेंगे ऐसे में? देखिए, जहाँ पे इन्होंने कपास लगाया होगा मुझे लगता है वहाँ पे वो सरसों की कटाई के बाद वाला रकबा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी कपास वहीं पे लग जाती है। तो वहीं पे ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सावधानी यही बरतनी होती है कि हम गहरी जुताई के बाद जब भारी सिंचाई करके ये कपास लगाते हैं तो उसमें ये जलने की समस्या नहीं आती है। तो अभी अगर इनको लगता है कि उसमें पौधे जल रहे हैं, वैसे हम पहली सिंचाई जो है वो हम बोलते हैं कि 5 से 6 हफ्ते के बाद देनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा लग रहा है इनको कि वहां पे खेत में नमी नहीं है या नमी की कमी के कारण पौधे जल रहे हैं, तो वहां पे हल्की सिंचाई दी जा सकती है। लेकिन फिर भी अभी इनको 5 से 6 दिन वेट करके उसके बाद ही सिंचाई देनी चाहिए। बिल्कुल, तो प्रदीप कुमार जी क्या करना है आपको, आपने जान लिया। और आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसे ही सवालों के जवाब आप तक हम आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती और कपास की बुआई और किस्मों के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हेलो किसान 2015 हमारी ईमेल ID है, और आप अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और बता दें, एक हमारे दर्शक ने अपनी
ईमेल भेज दी है हमें, जिसे हम कार्यक्रम में शामिल करना चाहेंगे। धीरज प्रताप जी की मेल आई है ये उत्तर प्रदेश से। इन्होंने लिखा है, मैं मोटे अनाज का प्रसंस्करण करना चाहता हूं, कृपया जानकारी दे। इनका नाम राजेंद्र सिंह है, लेकिन ईमेल आईडी जो है धीरज प्रताप की है। तो राजेंद्र सिंह जी का सवाल है कि मोटे अनाज का प्रसंस्करण करना चाहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर टीकम? बिल्कुल राजेंद्र सिंह जी, आप प्रसंस्करण की जो प्रशिक्षण है वो आप मोटे अनाज का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ संपर्क करके इसकी जो प्रसंस्करण की जो प्रशिक्षण है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में CFTRI का एक सेंटर है, वो भी पूरा मिलेट प्रोसेसिंग पे ही वर्क करता है। और दूसरा कई और भी जो संस्थाएं हैं वो भी प्रसंस्करण की जो प्रशिक्षण देते हैं मिलेट्स का, और वहाँ से आप मिलेट की जो प्रोसेसिंग है उस पर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसमें 2 प्रकार की प्रोसेसिंग होती है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी जो प्राथमिक जो प्रसंस्करण है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो तो इसके ऊपर का जो कवर है उसको हटाने के लिए होता है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेसिंग में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो राजेंद्र जी आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर मनप्रीत का यहाँ रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर मनप्रीत, आपने ये तो बता दिया कि कपास की बुआई अगर हमारे किसान कर रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं। अब ये भी जानना चाहेंगे कि उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं हमारे किसान जिनका चयन कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो 2 तरह की कपास होती है, मैंने पहले भी बताया। एक तो देसी कपास है जो कई किसान लगाते हैं, तो उसमें कुछ किस्में हैं जो देसी कपास की, वो है एक FDK 124 है और एक LD10। जो LD10-19 है, ये कपास जो है चुगाई के टाइम पे गिरती नहीं है नीचे। तो ये 2 किस्में हैं जो बेहतर हमारे उत्तर पश्चिमी राज्य में बेहतर परफॉर्म करती हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। और जो बीटी किस्मों की बात करते हैं, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी अभी पीछे 3 बीटी किस्में दी हैं जो किसान अपने खेतों में लगा सकते हैं। PAU BT1 है, BT2 है, BT3 है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की जो अमेरिकन कपास की किस्में आती हैं, जो BT हाइब्रिड किस्में आती हैं, उसमें से भी किसान जो है वो जो अपने कई प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, जैसे अजीत सीड्स है, राशि सीड्स हैं, तो उनकी किस्में जो आ रही है मार्केट में, उनका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर मनप्रीत, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, आपसे ये जानकारी मैं आगे भी हासिल करूंगी, लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी जी फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी, पूछिए। मैडम जी, मेरा सवाल तो एक पुराना ही है कि हमें डिपुओं में भी मोटा अनाज जो है वो खाने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए, जो राशन कार्ड पे है जी। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में इसकी काफी मांग है, लेकिन उपलब्ध नहीं है हमारे जो PDS सिस्टम में जी। दूसरा मैडम जी, मैंने 1 महीना पहले आपके पास आपके ही माध्यम से यहाँ पर डिमांड रखी थी कि हमें मोटे अनाज का बीज चाहिए जी। तो वो मैं धन्यवाद करूंगा DD किसान का कि उन ऑफिसर ने कोई राष्ट्रीय स्तर के बैठे थे, उन्होंने NFSM टीम के तहत जो है वो मंडी के लिए काफी माकूल मात्रा में रागी, कोदा और कौनी, मंडल कोदरा ये भेज दिया है जी, जो कि मतलब काफी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर मंडी डॉक्टर राजेश डोगरा जो है हमारे, उन्होंने भी धन्यवाद किया है जी। बिल्कुल, देखिए हमारी कोशिश यही रहती है कि सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, खासतौर पर हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समस्याओं का समाधान उन तक पहुंचा सके। और हमें भी खुशी है कि आपकी एक यहाँ पर इच्छा थी, समस्या थी, जिसका समाधान आपको मिल गया है। बहुत बहुत आभार उसके लिए। और साथ ही जो आपका सवाल है कि राशन कार्ड में भी इसे शामिल करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपकी पहली इच्छा का मान रखा गया है, इस पर भी जरूर कार्रवाई होगी। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर टीकम सिंह जी? हाँ बिल्कुल, नागेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और ये समय की जो मांग है,
जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जो हमारे श्री अन्न का जो उत्पादन है वो कम है, अभी इतना नहीं है कि पीडीएस सिस्टम में आ जाए। तो आने वाले 2-3 साल में हो सकता है ये हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसमें श्री अन्न होगा। सरकार ने श्री अन्न को मिड डे मील में और कुछ हमारे जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें इसका श्री अन्न का वितरण और श्री अन्न का पोषण देना शुरुआत कर दी है। कुछ राज्यों में हो चुका है, तो पीडीएस में आना अभी थोड़ा बाकी है। और जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि मांग चारों तरफ से बढ़ रही है, तो अभी हमारे किसान भाइयों को इनका वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इसका उत्पादन बढ़ाना है। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आएगा। बिल्कुल, देखिए तो सरकार की तो यही कोशिश रहती है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं उन्हें हर तरह की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जा सके। आपका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और से शामिल जरूर किया जाएगा पीडीएस सिस्टम में। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल आइए जान लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए जी। नमस्कार दत्ता सोलंकी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जो मैडम हमारे इधर तो जून में 7 जून में लगाते हैं वो कपास, आपके इधर अभी लगाते तो वो कैसा हो सकता है? हमारे इधर तो जून में लगाने के पर भी आदमी को अंदर नहीं घुसने को उस पीक में जाना पड़ता है। और दूसरा एक समस्या है, गुलाबी बोंड आली पे क्या कर सकते हैं हम, प्रबंध क्या कर सकते हैं गुलाबी बोंड आली पे? बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर मनप्रीत? जैसे महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, जून में कपास की खेती करते हैं, लेकिन अभी अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हाल फिलहाल में की जा सकती है। क्या महाराष्ट्र में भी ये संभव है? महाराष्ट्र में भी देखिए, अगर सिंचाई साधन उपलब्ध हैं तो वहां पे भी ये संभव है। लेकिन महाराष्ट्र और जो गुजरात और साउदर्न इंडिया तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी तकनीकी समस्या के चलते हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनकी आवाज पूर्णतः यहाँ पर हम तक नहीं पहुँच पा रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे वो हमारे साथ कनेक्ट हो और सवाल का स्पष्ट तौर पर जवाब हमारे जो कॉलर हैं उन तक पहुँचा सके, सभी दर्शकों को ये बात बता सके। बिल्कुल, हम दोबारा से कोशिश करेंगे डॉक्टर मनप्रीत को यहाँ पर जोड़ने की, हम सवाल का जवाब उनसे लेंगे। हाल फिलहाल हम यहाँ पर डॉक्टर टीकम सिंह जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर टीकम, आप से हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे हमारे दर्शक भी बात कर रहे थे कि प्रसंस्करण की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं अगर हम प्रसंस्करण की बात करते हैं? बिल्कुल, श्री अन्न के हम जो बाजार में हम जो भी चीज़ देखते हैं, जैसे आप श्री अन्न से भी वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम देखते हैं कि बाजार में पास्ता भी मिलता है, इडली भी मिलती है, आपके पिज़्ज़ा भी मिलता है। ये सारी चीज़ें हम श्री अन्न से भी बना सकते हैं और उससे बेहतर क्वालिटी की ये चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा इनसे हम खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी, दलिया, जो हमारे जो ट्रेडिशनल आहार हैं वो भी हम इनसे आसानी से बना सकते हैं। चपाती तो बना के खाते ही है, इसके अलावा इनको रोस्ट करके खाने में भी जो पफ जो रहता है वो भी बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है उत्पाद जो इनसे नहीं बनाया जा सकता है। मैंने बताया सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने ऐसी करीब 52 के आसपास जो है ना तकनीकी इजाद किए हैं जिनसे प्रसंस्करण करके वो उतने उत्पाद बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए तमाम तरह के उत्पाद जो हैं वो मोटे अनाज से बनाए जा सकते हैं। आप इसकी ओर भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं। रोजगार का या फिर कहीं स्वरोजगार का एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है ये आप सभी के लिए। आपकी आमदनी बढ़ सकती है काफ़ी हद तक। इसके साथ डॉक्टर मनप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम पहले कॉलर के सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं तो पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर डॉक्टर मनप्रीत का यहाँ रुख करेंगे। गजराज जी फोन लाइन पर हैं अजमेर राजस्थान से। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए एक बारी ताकि हम स्पष्ट तौर पर सुन सकें आपका सवाल। कॉटन
कॉटन सीड था यूनिवर्सिटी में या उसके बाद कपास लगाना चाहते हैं, अजमेर राजस्थान से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मनप्रीत क्या कहेंगे? अजमेर राजस्थान में कपास लगाना चाहते हैं, किस्म कौन सी सही रहेगी? किस्म देखिए, हर साल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय मिलकर हम एक जो खोज करते हैं, उसमें हम साझा तौर पे कुछ किस्मों का चयन करके किसानों के लिए बताते हैं कि ये बीटी हाइब्रिड किस्में किसानों के खेतों पे अच्छी रहेंगी। तो ये साझा ट्रायल में जो भी किस्में हैं उसमें से जैसे मैं बता रहा था कि राशि की है 846 है, ये राजस्थान के लिए भी अच्छी है। 951 है 951, वो भी अच्छी है। और इस तरह से अजीत सीड्स की 177 है, 133 है। तो कुछ किस्में ऐसी हैं जो साझा तौर पे कृषि विभाग जो है वो हर किसान के लिए जानकारी उपलब्ध करवा देता है इन तीनों राज्यों में। तो वो किसान उनमें से कोई भी किस्म का चयन करके, हाइब्रिड बीटी का किस्म का चयन करके अच्छे से वो कपास का उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने गजराज जी के सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन दत्ता सोलंकी जी ने भी एक सवाल किया था महाराष्ट्र से, क्या वहां पर अभी की जा सकती है कपास की खेती? क्या कहेंगे? अगर सिंचाई के साधन अवेलेबल है, वहाँ पे उपलब्ध है, तो वो सिंचाई को, जैसे मैंने बोला कि भारी जुताई के बाद अगर वो बिजाई करते हैं तो उसमें ये जलने की जो समस्या होती है, कपास की अंकुरित बीज की जलने की समस्या होती है, वो बहुत कम आती है। तो उस तरीके से अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध है और भारी जुताई करके, गहरी जुताई करके इसको बुआई करते हैं कपास की, तो वो कामयाबी से इसको कर सकते हैं। और किस्म कौन सी चुन सकते हैं महाराष्ट्र के किसान? महाराष्ट्र में भी महिको की कुछ किस्में हैं, तो वहाँ के लिए जैसे महिको की एक 7365 है, 7365 वैरायटी है, तो वो अपने वहाँ पे लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो गजराज जी और दत्ता सोलंकी जी, आप दोनों के ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिए हैं और इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है मोटे अनाज की खेती और कपास की बुआई और किस्मों के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से आप अपना फ़ोन उठा लीजिए, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं। इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ हेलो जी योगेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ मेरा ये सवाल है कि छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज का फसल गर्मी सीजन में ले सकते हैं क्या, और दूसरा ये है कि इसके लिए डिटेल का कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं, बीज कहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, तो मोटे अनाज की खेती छत्तीसगढ़ में संभव है कि नहीं, और अगर है तो कहाँ से ये जानकारियाँ बीज वगैरह हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में मोटे अनाज की खेती की जा सकती है और सभी मोटे अनाज छत्तीसगढ़ में दोनों सीजन में भी लगाए जा सकते हैं, खरीफ में भी और रबी का जो आपका जनवरी का महीना है उसको छोड़ दें तो बाकी के टाइम में आप मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं। इनकी जो गुणवत्ता युक्त बीज की जो उपलब्धता है, आप आपके नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपके जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय है उनके सबके यहाँ अभी गवर्नमेंट ने करीब 25 बीज हब, सीड हब खोले हैं, जहाँ मतलब इन मोटे अनाजों का बीज उपलब्ध है। तो हो सकता है आपके वहाँ भी होगा उसका कोई सेंटर, तो आप एक यूनिवर्सिटी में भी आप जांच कर सकते हैं, कृषि विज्ञान में इसकी जानकारी मिल सकती है, वहाँ से बीज भी मिल सकता है, तो आप छत्तीसगढ़ में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में आसानी से मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और हमारे पास ईमेल्स भी पहुंच रहे हैं, तो अब उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। प्राण लोधी जी का मेल आया है ये मध्य प्रदेश रायसेन से, और इन्होंने पूछा है कि समा बाजरा ज्वार की खेती करना चाहता हूँ, इसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं और मध्य प्रदेश में क्या इनकी खेती संभव है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जो हमारी जो माइनर मिलेट्स हैं जिसमें समा है, बार्नयार्ड मिलेट्स है, इनकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बाजरा ज्वार तो खेती होती है, जैसे ज्वार की बहुत सारी किस्में हैं जिनमें से आप उनका चयन कर सकते हैं, जिसमें CSB सीरीज़ की कई किस्में हैं जो ज्वार के लिए हैं। इसी तरह से बाजरा में भी संकर किस्में भी हैं और दूसरी किस्में भी जो कंपोजिट किस्में हैं वो भी उपलब्ध हैं। तो हर क्षेत्र के लिए किस्में अलग अलग हैं। आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी जांच कर सकते हैं और आपके क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्म है आप उसका चयन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आप ज़रूर संभव है कि खेती कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। सोबरन शर्मा जी की भी मेल आई है मेरे पास, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर में शामिल करूंगी। लेकिन एक राजस्थान से कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं, भागीरथ जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। लास्ट में लगता है बहुत निर्दल है। अपना सवाल दोहराइए। लट के बाद मुर्गी, लास्ट के बाद बीज। कपास के बारे में क्या जानना चाहते हैं। कपास के बारे में बीज कहाँ से ले सकते हैं। जी लट की समस्या हो गई है कपास में, जहां तक हम समझ पा रहे हैं। डॉक्टर मनप्रीत क्या कहेंगे। देखिए कपास लगाई है, लट की समस्या हो गई है, क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो लट के बारे में जानना चाह रहे थे कि कपास में जो लट की समस्या रहती है, क्योंकि इतनी जल्दी कपास में अभी लट की समस्या नहीं आती। जब कपास फूलों के ऊपर जाएगी, उस स्टेज में जाएगी, तब इसकी जो कई तरह की जो लटें इसके ऊपर आ जाती हैं। तो उसके लिए कई जो दवाइयाँ हैं वो स्प्रे के लिए यूनिवर्सिटी ने सिफारिश की हुई है, तो उसमें से कोई किसी का भी चयन किया जा सकता है। जैसे पहले 60 से 120 दिनों की कपास के लिए प्रोक्लेम नाम की एक दवाई आती है जिसका स्प्रे कर सकते हैं, और
उसके अलावा डेलीगेट नाम की दवाई आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लट को काबू करने के लिए। प्रोफेनो नाम की दवाई आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और 120 दिनों के बाद अगर लट की समस्या आती है तो उसमें जितने भी सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स आते हैं वो सस्ते भी पड़ते हैं किसानों के लिए, तो वो साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, तो इन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करके वो लट की समस्या से बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, अगर लट की समस्या है तो आप इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं और इससे निजात पा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था, सुबरन शर्मा जी की मेल भी आ गई है, अब उसे शामिल कर लेते हैं। इनका सवाल है कि ज्वार के बीज कैसे मिलेंगे, क्योंकि निजी कंपनियों के बीज अधिक महंगे होते हैं। ग्वालियर से बात कर रहे हैं ये डॉक्टर। बिल्कुल, निजी कंपनियों के और ज्वार का जो अधिकतर बीज होता है वो संकर किस्म का होता है। निजी कंपनियां संकर किस्म का बीज देती हैं तो वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि सरकार ने 25 सीड हब खोले हैं और मुख्य रूप से जो हमारे जो मध्य भारत और उत्तरी भारत की जो करीब 10-11 राज्य हैं उनमें ये हैं। तो आपके नज़दीकी या तो कृषि विज्ञान केंद्र है या आपके ग्वालियर में जो कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें आप पता कर सकते हैं इसके बीज का। जो सरकारी जो केंद्र है आप वहाँ से बीज खरीदें तो वो अच्छा भी होगा, उन्नत भी होगा और शुद्ध होगा। बिल्कुल गुणवत्ता युक्त होगा और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एक अच्छे दाम पर भी मिल पाएगा। तो आपको कहाँ रुक करना है आपने जान लिया। इसी के साथ डॉक्टर टीकम आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की खेती के लिए हमारे किसानों को काफ़ी जागरूक किया जा रहा है, कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि किसानों को पता चल सके कि इनकी खेती कितने फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन अभी भी किसान इसकी खेती को खुले तौर पर हम कह सकते हैं नहीं अपना पाए हैं। तो ऐसे में क्या वो सह फसली खेती के तौर पर इसे अपना सकते हैं? बिल्कुल, जैसा जो हमारी जो प्रमुख 2 फसलें हैं, बाजरा है और ज्वार है, इनकी हम जो बुवाई करते हैं करीब 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं। तो बीच में इतना स्पेस होता है, इतना जगह होती है कि हम उसमें कोई अपनी दलहनी जो फसलें है जिसमें आपके मूंग है, उड़द है, मोठ है, आपके लोबिया है और तिल भी कहीं कहीं लगाते हैं, मूंगफली भी लगा सकते हैं। तो इनका हम अंतर शस्य कर सकते हैं क्योंकि इनका पिछले कई सालों से जो मोटे अनाज की जो फसलें हैं इनका क्षेत्रफल कम हुआ है। उत्पादन हालांकि स्थिर है बट क्षेत्रफल कम हुआ है। जैसा कि अब इनके मांग बढ़ रही है, हर सेक्टर से, हर जगह से इसकी मांग बढ़ेगी, तो हमें इनका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा और वो अंतर शस्य के माध्यम से एक अच्छा विकल्प है। और दूसरा, कहीं कहीं हमारी जो पड़ती पड़ी जमीन रहती है, आपके रबी की फसल जैसे जल्दी खत्म हो जाती है या फिर खरीफ की जल्दी कट जाती है, और जहां हम करीब हमारे पास 70 से 80 दिन का अगर समय है तो उस समय में को हम जो मोटे अनाज की जो फसलें हैं जिसमें बार्नयार्ड मिलेट है, जैसे समा है, आपका कोदो मिलेट्स है, ये बहुत जल्दी पक जाती हैं तो इनकी खेती हम ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से काफ़ी हद तक लाभ मिल सकता है, क्योंकि खाली पड़ी ज़मीन में अगर हम कम अवधि वाली किस्में लगा लें, मोटे अनाज की किस्में लगा लें या फिर कहें कि फसलें लगा लें, तो हमें आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ मिल सकता है। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी बेहतरी ही होती है इससे, डॉक्टर टीकम सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम दलहनी फसलों का समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से। और वैसे भी जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं ये कम उपजाऊ वाली जमीन में भी उगती हैं, कम इनकी जो पोषक तत्व की जो मांग है वो कम होती है, तो हमारी जो जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो कम समय में, कम लागत में हमें अच्छा मुनाफा दिलवा सकती हैं मोटे अनाज की फसलें। तो आप इनकी खेती को अब ज़रूर अपना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मनप्रीत का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर मनप्रीत, हमारे जो किसान कपास की फसल लगा चुके हैं, लगाए हुए हैं, उन्हें आप किस तरह के प्रबंधन करने की सलाह देंगे? क्योंकि अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करते हैं तो अब धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, पहली बात, जो कपास की किस्में लगा रहे हैं, जहाँ पे बुआई चल रही है, तो मैं ये किसानों से कहना चाहूँगा कि कपास में अगर वो बीटी किस्में लगा रही हैं तो कम से कम खेत में 6 से 8 हज़ार पौधे
होने चाहिए, उस हिसाब से उनको बीज की जो मात्रा है अपने खेत के अनुसार चयन करनी चाहिए। और अगर देसी किस्में लगा रहे हैं तो उसमें 10 से 12 हजार पौधे प्रति एकड़ जरूर होने चाहिए, जिससे हमें उससे बेहतर उत्पादन मिल सके। और बुआई के साथ ही जो पोषक तत्व हैं जो बहुत जरूरी है कपास के लिए, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, तो इनका जरूर बुआई के समय इसको साथ में डालना चाहिए। और जो पहला पानी लगाना है, जिन्होंने बुआई कर ली है, तो अगर पहली सिंचाई की बात करें तो पहली सिंचाई कपास को हमें 35 से 40 दिन के आसपास, जब कपास की फसल हो जाती है, तभी देनी चाहिए। उससे इसकी जो जड़ें होती हैं कपास के पौधे की, वो गहराई तक जाती हैं और दूसरे पोषक तत्व हैं और पानी की उसमें लागत कम रहती है। तो अगर पहली सिंचाई हम 35 से 40 दिन तक रोक के इसको दे सकते हैं तो वो बहुत है बढ़िया रहता है। और उसी सिंचाई के साथ ही जो हमें एक बैग जो यूरिया है वो खाद के तौर पे, पोषक तत्व के तौर पे इसको जरूर देनी चाहिए उस टाइम पे। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है। ऐसी ही जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है मोटे अनाज की खेती और कपास की बुआई और किस्मों के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से आप अपना फोन उठाइए, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। देखिए अब समय काफी कम रह गया है, जल्दी से अपने सवाल हम तक आप पहुंचाइए। इसके साथ हम हमारी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह जी का रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर टीकम सिंह जी, जैसे आपने बताया मोटे अनाज की खेती अगर किसान करते हैं तो कई तरह के फायदे होते हैं, किसी तरह की कोई समस्याएं भी आती हैं इसकी खेती करते समय, जैसे खरपतवार है, रोग है, कीट है? समस्याएं तो आती हैं क्योंकि खरीफ के सीजन में इनकी खेती होती है तो खरपतवार की समस्या आती है। जैसा कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जल निकास की समस्या आती है, तो किसान भाइयों को इन चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरा, कीट एवं व्याधियों की भी समस्या इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बट कभी कभी अगर वातावरण ऐसा रहता है, नमी युक्त रहता है, रोग और बीमारियों के लिए अगर अनुकूल रहता है तो इसमें आती है। बाकी अधिकतर जो अभी जो किस्में आ रही हैं वो रोगों के प्रति और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं,
तो उनको उनके अगेंस्ट में टेस्ट करके तभी उनको रिलीज किया जाता है। तो खरपतवार की जहाँ तक बात है, खरपतवार आती हैं तो इनको किसान भाई सही समय पे इनका अगर निराई गुड़ाई करें, एक तो पहला जो 25-30 दिन का जो समय है वो बहुत ही क्रांतिक होता है इनके इन सीरियन फसलों के लिए। उस समय आपके कई हर्बिसाइड हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, जो नींदनाशी दवाई हैं, घास को मारने वाली जो दवाई हैं, जिसमें आपके अट्राजीन है, क्योंकि ये सभी C4 प्लांट हैं, तो उसमें अट्राजीन की आधा किलो सक्रिय तत्व को 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके बुवाई के तुरंत बाद उसका स्प्रे कर सकते हैं, तो घास नहीं आएगी। इसके अलावा अगर बाद में हमको लगता है उसमें घास आ गई है तो आप 2,4-D का भी, आइसोपुट्रॉन का भी स्प्रे कर सकते हैं और खरपतवार को दूर कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, जल निकास की अगर समस्या आती है, अगर ज़्यादा बारिश होती है तो आप इसकी बिजाई मेड़ों पे करें। एक तो मेड़ों पे करने से जो भी पानी, ज़्यादा पानी होगा उसका संचयन होगा अपनी ज़मीन में, और बहुत ज़्यादा होगा तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो बाकी बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं। अगर बीमारियों की समस्या किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो किसान भाई इनका बीजों को जो है ना उपचारित करके, आपके जो कवकनाशी दवाई हैं जिसमें बाविस्टीन है, कार्बेंडाजिम है या थीराम है, ये जो कवकनाशी दवाई है, इनकी 2 से 3 ग्राम दवा 1 किलो बीज के हिसाब से अगर बीज को उपचारित करके हम बुवाई करते हैं तो ये बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, मोटे अनाज की खेती आप कर रहे हैं तो ये सावधानियां जरूर बरतनी है आपने। अमरावती महाराष्ट्र से जितेंद्र जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। एक बार ही आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। कपास की कौन सी किस्म लगाएं? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर मनप्रीत, आप यहाँ पर अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, कौन सी किस्म लगा सकते हैं कपास की? देखिए, अगर ये बीटी किस्में लगाना चाहते हैं तो हर क्षेत्र के लिए अलग से बीटी जी बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर आप तमाम किस्में हैं, जो बीटी कपास है उसको, उसमें जितनी भी किस्में शामिल हैं उसका आप चयन कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ जैसे ही हमारे डॉक्टर मनप्रीत दोबारा से कनेक्ट होंगे, हम उनका फिर से रुख करेंगे और सवाल का जवाब उनसे हासिल ज़रूर करेंगे। बहरहाल हम डॉक्टर टीकम का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे आप किसानों को किस तरह की सलाह देंगे। जैसे मोटे अनाज की समस्याएं हैं तो उसमें लाभ भी कई हैं, जैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है 2023 को, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे अपनाएं और इसके क्षेत्रफल को बढ़ाएं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि हम देखते हैं कि श्री अन्न की जो हम खेती अधिकतर अभी तक होती आ रही है वो अधिकतर वर्षा आधारित है, और हमारी जो सीमांत जमीन है जो ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, अधिकतर बंजर भूमि है, जहाँ संसाधनों की बहुत कमी है, ऐसी जगह में हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं। तो वो जो तकनीक है वो सही नहीं है, इस वजह से हमारा जो इनका उत्पादन है वो बहुत कम है। तो हमें इनका उत्पादन बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें जो इसकी सही वैज्ञानिक पद्धति है, हर फसल की वैज्ञानिक पद्धति है, उसके हिसाब से हमें इनका जो क्षेत्रफल है, इरिगेटेड जो सिंचित क्षेत्र है, उसमें थोड़ा इसको बढ़ाना है। इसके साथ भी हमने शुरू में बताया कुछ हमें अंतर सस्य के रूप में, और जहां हमारी पड़ती ज़मीन अगर पड़ती है, फैलो लैंड है, उसमें हमें इनकी खेती करना है, तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। इसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था, क्योंकि वैसे तो लगाते ही हैं, लेकिन जब दाना बनता है और दाना बनते समय अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो उस समय पानी जरूर दीजिए। पोषक तत्व का भी हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो पोषक तत्व हैं इससे इसका उत्पादन बढ़ता है, ये पौधों का आहार होता है, तो उसमें हमें बराबर जो संशोधित मात्रा नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटास की दी गई है हर एक क्षेत्र के लिए, हर फसल के लिए, हमें वो मात्रा बराबर हमें खेत में देनी है।
तो इस तरह से प्रबंधन करते हुए मोटे अनाज की खेती को अपना सकते हैं, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर टीकम सिंह जी, आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ डॉक्टर मनप्रीत भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर मनप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े, आपने जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने मोटे अनाज की खेती और कपास की किस्मों और बुआई के बारे में जाना। हम उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। अब अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगले कार्यक्रम का विषय रहेगा प्याज लहसुन की खुदाई एवं भंडारण, और साथ ही हम आपको बताएंगे ग्रीष्मकालीन तिल की खेती के बारे में। दोनों ही विषय रहेंगे अहम। आपके पास कोई भी सवाल है, आपको क्या करना है, पहले हम तक पहुंचाइए। ईमेल कर सकते हैं आप हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल करके अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं और हम उन्हें कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिससे आप कार्यक्रम के दौरान भी हमसे बात कर सकते हैं। एक और विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हेलो किसान के सभी का जो एपिसोड्स हैं वो पुनः देख सकते हैं, पुनः सारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।